हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिस्टम फिजियोलॉजी में मेनली ए पोर्शन को हम डील कर रहे थे। ए पोर्शन में हमने प्लाज्मा पढ़ लिया था और प्लाज्मा में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में हमने ऑलरेडी देख चुका है फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे आरबीसी पे, ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी, उसका फॉर्मेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँ, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I will feel motivated. I will make some more videos. In today's topic, we will discuss every detail about erythrocytes. So erythrocytes are basically known as red blood cell because of its appearance. It is rich in hemoglobin, so it appears red in color. Next, अगर हम बात करें कॉम्पोजिशनल डिटेल की या फिर अबंडेंस की, तो एरिथ्रोसाइट्स हमारे टोटल ब्लड में कितना होता है, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यानी कि हमारे एक एवरेज इंडिविजुअल की बात करें, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसमें कितना होता है आरबीसी, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अब अगर हम बात करें आरबीसी की के स्ट्रक्चर की, तो आरबीसी लैक्स ट्रू न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज अदर सेल ऑर्गेनील्स जो कि एक नॉर्मल सेल में हमें देखने को मिलते हैं। अगर एक नॉर्मल सेल की बात करें तो उसमें ट्रू न्यूक्लियस भी हमें देखने मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है, एज वेल एज सम अदर ऑर्गेनील सच एज राइबोसोम, ग्लाइकोसोम और उसके साथ ही साथ गोल्जी बॉडी और भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमें सेलुलर ऑर्गेनील्स देखने को मिलते हैं। लेकिन कंट्रास्टिंग क्या है, एरिथ्रोसाइट्स में, एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट में ये सारी ही सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन आता है हमेशा। अगर बेसिक साइंस के क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे किसी भी पीएससी एग्जाम का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उस पर शेप पे क्वेश्चन हमेशा आया है। एरिथ्रोसाइट्स आर बेसिकली बाइकनकेव शेप। बाइकनकेव शेप का मतलब क्या होता है, यानी कि इस टाइप का कनकेविटी होगा, यानी कि यहाँ ऊपर में भी कैविटी आपको देखने को मिलेगा, स्पेस, और जस्ट बॉटम में भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा। तो उसे ही हम कहते हैं बाई कॉन्केव, यानी ऊपर में भी स्पेस है, नीचे में भी स्पेस है, कैविटीज़ टॉप और बॉटम दोनों जगह हैं। तो ऐसे शेप को हम कहते हैं बाइकनकेव शेप। तो एरिथ्रोसाइट्स आर बेसिकली बाइकनकेव डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। और इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स में किसी भी टाइप के सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सम मोर फैक्ट्स अबाउट आरबीसी. So the shape of erythrocytes is basically due to a protein known as spectrin. अब आरबीसी को बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि कहीं पे उसे नैरो एरिया मिलता है, नैरो वेसल्स मिलते हैं, कहीं पे वाइड मिलते हैं। तो अगर नैरो है तो वहाँ पे इस प्रोटीन का हेल्प होता है, बहुत ही ये रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्रोटीन स्पेक्ट्रीन। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, आरबीसी को। और इसी वजह से आरबीसी जो है इट इज़ एबल टू बेंड एज वेल एज इट इज़ फ्लेक्सिबल, कि ये किसी भी कैपिलरी, किसी भी वेसल्स में ईजिली मूव ऑन कर जाता है और हर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्टेशन में फिर बहुत ज़्यादा ईज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द शेप ऑफ द आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस फॉर द गैसियस एक्सचेंज। यानी कि जो बाइकनकेव शेप की हम बात कर रहे हैं कि टॉप और बॉटम में कैविटीज़ होती हैं, तो वो किस में हेल्प करता है, जितना ज़्यादा कैविटी होगा उतना ज़्यादा कोई भी चीज़ हम उसमें होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो लाइकवाइज आरबीसी में भी क्या होता है, बाइकनकेव डिस्क है तो इट इज़ सूटेबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि बाइकनकेव शेप, इसलिए इट इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्टिंग वेरियस गैसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन और आरबीसी प्रोडक्शन, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस स्टैंड्स फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन इन बोन मैरो। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस मैं हमेशा बताते जाती हूँ ताकि आप वहाँ पे नोट कर सके। एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है,
द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन बोन मैरो। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से आता है कि रेड ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं, सो इट मैन्युफैक्चर इन दी बोन मैरो। तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से, यानी कि टोटल कितने इस पार्ट से क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन आता है एवरेज लाइफ स्पान पे, यानी एक आरबीसी जो है उसका एक एवरेज लाइफ स्पान की हम बात करें तो वो होता है ओनली अबाउट 120 डेज, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स तक एक आरबीसी सर्वाइव करता है। उसके बाद फिर वो डिग्रेड हो जाता है, और डिग्रेड होता है तो कहाँ जाता है वो डिग्रेड होने के लिए, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो यहाँ से कितने क्वेश्चंस बने, 4 क्वेश्चंस बन गए। एक तो एरिथ्रोपोएसिस पे, एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, एरिथ्रोपोएसिस कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। इसके अलावा एवरेज लाइफ स्पान कितना होता है एरिथ्रोसाइट का, 120 डेज। उसके बाद ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि 120 डेज के बाद में रप्चर जो होता है या जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं वो डिग्रेड कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन में। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आरबीसी से पूछे जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द आरबीसी लैक न्यूक्लियस एज वेल एज अदर सेल्यूलर ऑर्गेनील्स एज अ नॉर्मल सेल हैज़। इसके अलावा जो न्यू एरिथ्रोसाइट्स हैं वो हमेशा ही मैन्युफैक्चर होते रहते हैं, यानी उनका प्रोडक्शन होते रहता है साइड बाय साइड। जैसे 120 डेज़ में हमें पता है कि जो पुराने आरबीसी हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे, तो बाकी जो नए आरबीसी है उनका भी बनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होना है, गैसियस एक्सचेंज होना है, उसके लिए हमें बहुत ही मैच्योर और फ्रेश आरबीसी भी ज़रूरत है। तो उसका रेट कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मिलियन पर सेकेंड सिंथेसिस होता है आरबीसी का। वन मोर फैक्ट, अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट की और मोस्ट ऑफ द ल्यूकोसाइट की, तो ये दोनों ही टाइप के ब्लड सेल्स हमें बोन मैरो में ही दिखेंगे टिल मैच्योरिटी, यानी कि सेल जब तक बना उसके बाद डेवलप हुआ, मैच्योर हुआ, वो कहाँ होगा, बोन मैरो में ही होगा। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होता है थाइमस में होता है माइग्रेट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ही ये मैच्योर होता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, टी लिम्फोसाइट। आपने बी लिम्फोसाइट भी सुना होगा, बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। कहाँ पे मैच्योरेशन हो रहा है उसके बेसिस पर ये लिम्फोसाइट के नाम दिए गए हैं। तो ये भी एक फैक्ट यहाँ से याद रखा जा सकता है कि जो टी लिम्फोसाइट है वो माइग्रेट होते हैं थाइमस में फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। अब जो ब्लड सेल बनना है वो किस पे डिपेंड होता है, कुछ स्टिमुलस चाहिए होता है, यानी कोई भी चीज़ बायोलॉजी में अगर बनती है सपोज, तो उसके बनने के लिए किसी ना किसी टाइप का सिग्नल, किसी टाइप का कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, उसे स्टिमुलेट करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर्स या कोई मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप का ब्लड सेल बनाना है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमें साइटोकाइंस चाहिए जो ट्रिगर करते हैं कि कौन सा ब्लड सेल बनेगा। उसे हम क्या कहते हैं, हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, यानी जो HGF है, हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। अब जो HGF एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन ट्रिगर करेगा उसे हम कहेंगे एरिथ्रोपोइटीन। ऑल्सो जो HGF ल्यूकोसाइट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा उनमें क्या क्या आते हैं, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन्स। आपने देखा होगा IL-1, IL-2, IL-10, बहुत सारे टाइप के इंटरल्यूकिन्स हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अलग अलग ब्लड सेल्स के लिए अलग अलग HGF होते हैं। अगर मैं लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी की बात करूं तो जो आरबीसी है वो 120 डेज तक अपना फंक्शन करता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस दी सेल्स आर टर्न आउट एंड डैमेज्ड इन दी स्प्लीन, ये तो हमने देख लिया। अब आरबीसी जो है इट पासेस थ्रू बोथ स्प्लीन एंड लिवर, स्प्लीन और लिवर दोनों से होके गुजरता है। और क्यों स्प्लीन और लिवर में जाता है, क्योंकि इसे कहाँ जाना होता है, मैक्रोफेजेस में जाना होता है, क्योंकि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेगोसाइटोसिस के लिए। फेगोसाइटोसिस मतलब कि जो आरबीसी है उसे वो डाइजेस्ट करते हैं। अब आरबीसी को डाइजेस्ट जब करते हैं वो, तो क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होती हैं, आरबीसी के डाइजेशन के बाद आयरन रिलीज़ होता है जो कि हीमोग्लोबिन में होता है। तो वो आयरन किस लिए काम आता है,
वो आयरन काम आता है हमारे नेक्स्ट ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए आयरन रिच डाइट लेने को क्यों बोला जाता है? अगर आप आयरन डेफिशिएंट डाइट लेंगे तो आरबीसी का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। अब जो हीम मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था हीमोग्लोबिन से, वो कहाँ डिग्रेड होता है? वो बिलीरुबिन के साथ में कॉन्जुगेट बनाता है, यानी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और फिर वहाँ से किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है लाइफ साइकिल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हमें एक स्प्लीन भी देखने को मिल रहा है, हमें लीवर भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ हमें किडनी भी देखने को मिल रहा है, बोन मैरो भी देखने को मिल रहा है। यानी कि आरबीसी के लाइफ साइकिल में मल्टीपल ऑर्गन्स अपना रोल परफॉर्म करते हैं। अगर बात करें हम प्रोडक्शन की या एरिथ्रोपोएसिस की, तो बोन मैरो में क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। बोन मैरो में प्रोडक्शन हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोसाइट बन गए, अब वो अपना फंक्शन करेंगे। फंक्शन होने के बाद 120 डेज के बाद वो कहाँ जाएंगे? स्प्लीन में चले जाएंगे। स्प्लीन में जाने के बाद क्या होगा? स्प्लीन में और लिवर में जाते हैं वो। स्प्लीन और लिवर में मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी डाइजेशन करते हैं। और डाइजेशन करने से क्या रिलीज होता है? आयरन, हीम, ये सारी चीज़ें रिलीज होती हैं। तो आयरन किस में काम आ जाता है? आयरन जो है वो सर्कुलेशन होके फर्दर नए ब्लड सेल के हेल्प फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो हीम है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला हीम, ये बिलीरुबिन के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये फिर बॉडी से एलिमिनेट होता है। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे आरबीसी में, आरबीसी के फॉर्मेशन से लेके आरबीसी के रप्चर होने में। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, हम लोग बीच में एक आध दिन जितने टॉपिक्स हमारे कवर हो गए उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस ही देखेंगे सिर्फ। जैसे जो जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ सेंटेंसेस, उस पर जितने क्वेश्चंस बनते हैं पॉइंटर्स पे, वो मैं बताते जाती हूँ साथ ही साथ। इसके अलावा एक वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा ये हमारा ए वाला पोर्शन, सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो सी सेक्शन का क्वेश्चन हो, CSIR के, या बी हो, या जनरल क्वेश्चंस हो, ताकि हमारा प्रैक्टिस भी होते जाए थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चंस भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।